तेलंगाना और राजस्थान ये रुझान लगातार आने शुरू हो रहे हैं और मतगणना चारों राज्यों की अब शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये सत्ता का सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है। आप कह सकते हैं कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं पूरे देश भर में, उसका ये सेमीफाइनल, और इस वक्त 8 बज रहे हैं घड़ी में और इन चारों राज्यों में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। इसे आप कह सकते हैं कि सत्ता के सेमीफाइनल का टॉस हो गया है और टॉस के बाद अब मैच शुरू होगा। नतीजे क्या होंगे, आगे पीछे किस तरह से सब चीजें होंगी, वो हम आपको डीडी न्यूज पर लगातार दिखाएंगे। और थोड़ी देर में अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, शुरुआती रुझान प्रखर, और लगभग आधे घंटे का ये समय होता है जब पोस्टल बैलेट की बात होती है और उसके बाद ईवीएम तक जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम अपने दर्शकों को साफ कर देना चाहते हैं। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप पहले देखिए, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतों की गिनती शुरू हो गई है और इस वक्त पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें, जहां पर की पोस्टल बैलेट की गिनती अब शुरू हो गई है और तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच अब ये गणना जारी है। देखिए, पोस्टल बैलेट में हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ये पोस्टल बैलेट की जब गिनती शुरू होती है तो ये हाथों से इसकी गिनती की जाती है, मैन्युअली गिनती की जाती है। तो भले ही संख्या काफी कम होती है, बहुत तादाद नहीं होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है और उसके बाद फिर ईवीएम की गणना शुरू होती है। तो हम जब देखते हैं कि कई माध्यमों पर जब बहुत तेजी से रुझान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। डीडी न्यूज पर जो भी दिखाया जाएगा, आजकल गारंटी शब्द बहुत चल रहा है चुनाव प्रचार में, तो डीडी न्यूज इस वक्त ये गारंटी ले रहा है कि जो भी आप नतीजे या रुझान देखेंगे वो पूरी तरह से सही होंगे। रीमा, बिल्कुल, और मैं जरा राजकिशोर तिवारी जी को लेकर आना चाहूंगी। राजकिशोर जी, क्योंकि हमेशा ही पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है और इसको लेकर पहले ये होता था कि जो सेना में लोग हैं या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके यहाँ से शुरुआत होती थी पोस्टल बैलेट की। इसको लेकर थोड़ा सा मुझे बताइए, इसकी अहमियत और खासकर कितना समय लगता है इन सब तरीकों में। इस पर आऊं, बस एक बात जो बार बार आप लोग बात कह रहे हैं डीडी न्यूज की गारंटी पर, तो दर्शकों को मैं ये कह सकता हूं, चूंकि मैं टीवी चैनल्स में भी रहा हूं, जी बिल्कुल, आपका लंबा अनुभव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्क ये है डीडी न्यूज की गारंटी में। डीडी न्यूज की गारंटी रुझानों को लेकर उस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं, बाकी न्यूज चैनल्स में वो घोषणाएं होंगी, वादे होंगे। तो इसलिए आप यहां पर यकीन कर सकते हैं कि जो आंकड़े होंगे वो बेहतर होंगे। बाकी रीमा, जो प्रश्न आपने पूछा कि किस तरीके से इनकी गिनती शुरू होती, तो आपने देखा कि जिस तरीके से पहले तो वो अंतर्देशीय टाइप के उनको खोला जा रहा है, खोल के पेटी में डाला जा रहा है। पहले निश्चित तौर पर प्रखर आपको याद होगा कि ये देखने में 4, 5, 10 वोट दिखाई पड़ते थे। हाँ। लेकिन अभी ये नंबर इतना तो हो गया है कि अगर मामूली मार्जिन से मुकाबला फंस रहा है, इसके बारे में कहा जाता है राजकिशोर जी कि जो ये जो पोस्टल बैलेट रहते हैं, नॉर्मली सरकारी कर्मचारी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने मतदान के लिए। तो इससे जो भी एक नतीजा आता है, एक छोटा सा सैंपल तो ये निकल कर आता है कि जो उस राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं वो किस दिशा में सोच रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या इससे ये भी एक आकलन लगाया जा सकता है? निश्चित तौर पर जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं, आप इनको जैसे वो जो चावल के 2 दाने निकालकर आप जिस तरीके से पता करते हैं कि चावल पके या नहीं पके, उसी तरीके से इससे आप वो समझ सकते हो। और ये नंबर मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पर बहुत मामूली मार्जिन से जीत और हार का फर्क हो, तो वहां पर पोस्टल बैलेट आज और मध्य प्रदेश उसी तरह का राज्य है कि मध्य प्रदेश में तो जिस तरह से हमने देखा पिछले चुनाव में कि रीमा, बीजेपी भले ही सीटों में कम थी लेकिन उसके पास वोट ज्यादा थे जी। जब आप मध्य प्रदेश में गई तो आपने इस बार देखा कि कुछ परिवर्तन होता नजर आ रहा है कि वैसे ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी? नहीं, इस बार तो बड़ा दिलचस्प ये दिखाई दिया कि दिल्ली में बैठकर सब लोग बात कर रहे थे प्रखर कि कांटे की टक्कर है या, लेकिन जब मैं जहां जहां गई वहां पर मैंने देखा महिलाएं एक तरफा शिवराज सिंह चौहान के फेवर में दिखाई दे रही थी। कहीं पर भी मुझे महिलाओं में कोई रोष या फिर कोई नाराजगी दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ युवा जो थे वो भी फ्रीबीज के खिलाफ बात कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो बात नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, अब पता नहीं, अब ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अब तो जब रुझान ही आने शुरू हो गए हैं तो फिर बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत थी वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर था कि बहुत दिनों से ये सब चल रहा है। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी उनके प्रवक्ता भी लगातार जुड़ने शुरू होंगे। लेकिन अब प्रोफेसर सुधीर जी, आपके आने से पहले जो शुरुआती बात चल रही थी, क्योंकि ईवीएम को लेकर बात है, ईवीएम के पर अब 8:30 से शुरू हो जाएगा, लेकिन आप इन चारों राज्यों के इस बार जो सेमीफाइनल जिसकी बात हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं?
पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये सेमीफाइनल है। राज्य के चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते हैं। आप देखें कि पिछली बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस की थी और लेकिन बीजेपी ने लगभग सारी सीटें लोकसभा की कुछ महीनों के बाद ही जीती। बिल्कुल। तो ये क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीय आधार पर लड़े जाते हैं। जरूर एक थोड़ी सी नैरेटिव बनेगी, लेकिन मुझे लगता है गठबंधन के लिए नैरेटिव जरूर बनेगा सुधीर जी, इसीलिए वही लोग सेमीफाइनल कह रहे हैं इसको कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत होगा उसमें या फिर कि कम होगा, इसको लेकर बात चल रही है। देखिए, जो 2019 का लोकसभा हुआ उसके जस्ट कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी, लेकिन लोकसभा में उलट गया मामला। तो लोकसभा में और विधानसभा में वोटिंग पैटर्न अलग होता है, वही जनता अलग अलग मत करती है। आप दिल्ली में देख लीजिए, 2013, 2015, 2020 केजरीवाल जीते आम आदमी, लेकिन लोकसभा में 7 सीट 14 और 19 में बीजेपी जीत गई। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जिस पार्टी की भी जीत होती है थोड़ी सी एक उत्साह जरूर आएगी, लेकिन ये नहीं है कि जो विधानसभा जीतेगा वही लोकसभा उसी जगह पर जीत सत्ता का सेमीफाइनल इस लिहाज से भी हो सकता है कि एक बड़ी दिलचस्प जो घटना मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई कि समाजवादी पार्टी ने महज 7 सीटें मांगी थी कि हमें 7 सीटें आप दे दीजिए और गठबंधन कर लीजिए, लेकिन इंडिया अलायंस को जो झटका लगा वो 7 सीटें नहीं दी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने, बदले में समाजवादी पार्टी ने 170-171 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उठा लिए। तो हम सिर्फ वोटों के आधार पर या नतीजों के आधार पर नहीं, जो कैलकुलेशन बन रहे हैं उसके आधार पर भी सत्ता के सेमीफाइनल की बात करते हैं। मैं एक बात यहां पर और आपसे कहना चाहूंगा कि तेलंगाना के अंदर का कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आता है तो उसने हराया किसको? अगर उसने हरा दिया तो उसने एक विपक्षी दल को हराया है। तो कहीं ना कहीं हम अब जब पूरा आकलन करते हैं तो हम एक तस्वीर, बड़ी तस्वीर जो लेते हैं उससे कहीं ना कहीं में अगले 6 महीने या 7 महीने का एक अंदाजा लगता है। देखिए, ये तेलंगाना का सिचुएशन है थोड़ा सा अलग है मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना में, जहां की बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो राव साहब के नेतृत्व में है बीआरएस, उसके बीच में लड़ाई है। तो अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस का जो अलायंस है उस पर भी असर पड़ेगा। ये इंडिया अलायंस पर जो बात हो रही है, जाहिर तौर पर कौशल कांत मिश्रा भाजपा प्रवक्ता कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी अमरीश रंजन पांडे जी जुड़ेंगे। उन दोनों से तो हम जानकारी लेंगे ही, लेकिन ये इंडिया अलायंस की तो बात हो रही है, लेकिन जो प्रखर ने बात की वो अलायंस फिर कैसा अलायंस है? राजकिशोर तिवारी जी, एक तरफ अखिलेश यादव अलग हैं, अरविंद केजरीवाल अलग थे, नीतीश कुमार तक जो नींव रखने के लिए जाने जा रहे थे इस अलायंस की, उन्होंने तक कह दिया कि कांग्रेस तो नॉन सीरियस पार्टी है। तो इसलिए ये सेमीफाइनल की बात हम लगातार कर रहे हैं कि इनके लिए क्या ये सेमीफाइनल है? देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको ना भारतीय जनता पार्टी सूट करती है ना ही कांग्रेस सूट करती है। मजबूत जब भारतीय जनता पार्टी होने लग गई तो उसके साथ में क्षेत्रीय दल जो उनके साथ में थे वो छिटकने लगे। कांग्रेस, बात आपके साथ मैं एक डिबेट में था, उस समय भी मैं कह रहा था कि जो एंटी बीजेपी न्यूक्लियस बनने की क्या कांग्रेस में कुव्वत है? क्या वो सबको साथ लेकर चल सकती है क्या? ये बार बार ये प्रश्न उठता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके ज्यादा सीटें लेने के बाद भी नीतीश कुमार को, जैसे बिहार में उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, इस तरीके से बड़े भाई की भूमिका वहां पर दे दी। शिवसेना के साथ भी उन्होंने यही काम किया महाराष्ट्र में। लेकिन क्या कांग्रेस इस तरीके का कदम उठाएगी? निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में, जैसा उनको लगता है, जैसा उनके नेताओं को लगता है, अगर वो जीतते हैं तो आप मान के चलिए कि इंडी जो गठबंधन है उसका भविष्य और ज्यादा खतरे में जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे 2 राष्ट्रीय दलों का जो आविर्भाव होता है उसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम होती चली जाती। इस समीकरण को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर आने वाली है, जो बात मध्य प्रदेश को लेकर अभी प्रखर जी ने उठाई, इससे पहले जो आपने इंडी गठबंधन को उठाई कि अखिलेश यादव को भी वो साथ में नहीं ले पा रहे उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और यहां तक आप मानकर चलिए कि अगर समाजवादी पार्टी मदद ना करे तो रायबरेली की सोनिया गांधी जी की सीट भी वहां पर फंस जाए। उसके बाद भी ऐसा क्या था कि अगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक क्या बड़ा दिल नहीं दिखाया जा सकता था, तो कई बार होता है। यूपी में मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ की चली और कमलनाथ ने इसलिए वहां रैली तक नहीं होने दी। अब हमारे साथ चलिए, टिकट दिए बल्कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। कौशल कांत जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। कौशल कांत जी, ये एग्जिट पोल को लेकर कितनी उत्साहित दिखाई दे रही है आपकी पार्टी? क्योंकि कहीं पर तो एग्जिट पोल आपके फेवर में है, कहीं एग्जिट पोल आपके खिलाफ है। तो
कल से ही हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि ईवीएम को आज से ही एक तरीके से तैयार हो जाना चाहिए अपने बारे में सुनने के लिए। रीमा जी देखिए, अगर एग्जिट पोल्स की ही बात करें और सारे एग्जिट पोल्स का अगर हम कंपैरिजन कर लें, उस एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं अगर उसमें मेजॉरिटी देखें तो 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओपन मेजॉरिटी से बन रही है, और बाकी के 2 स्टेट की अगर हम बात करते हैं, अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो वहाँ पे जहाँ हमारी 1 सीट थी वहाँ से हम बढ़ेंगे और वो कम से कम 2 डिजिट में जाएगी, कम से कम 15 से 18 सीटें आएंगी। और जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश नागालैंड की बात हम करते हैं तो वहाँ पर एनडीए की ही सरकार बनेगी। जहां तक रही राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपके जो एग्जिट पोल हैं वो सारे एग्जिट पोल का अगर हम क्यूमुलेटिव देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। हाँ, बात यह है कि अगर एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक तरफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा है। एक तरफ कॉन्फिडेंस की बात है, एक तरफ करप्शन की बात है, एक तरफ केयर फॉर ऑल है, दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स का एजेंडा है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास की बात हम करते हैं, दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल की बात वो करते हैं। एक तरफ नेशन का प्राइड है, एक दूसरी तरफ नेशन का डिवाइड है। अगर ये सबकी पॉलिटिक्स अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नतीजे नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो कौशल कांत जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना, तो वहां तो वो अपने शासन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा शासन दिया जिसकी बात रिपीट होंगे। वो आपने सुना होगा, अगर राजस्थान की बात करते हैं कि राज बदल जाएगा, रिवाज बदल जाएगा जी, तो हम ये कहेंगे कि मोदी सरकार के आने से, मोदी जी के नेतृत्व में जनता का मिजाज बदल गया है और वो मिजाज बदलने की वजह से वो उस पार्टी को चुनेंगे जिसमें नेता है, नीति है और नियति है। कौशल कांत जी, ये बताइए कि एग्जिट पोल समर्थन नहीं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, लेकिन फिर भी आपको क्यों भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी करेगी? देखिए, भरोसा इसलिए है क्योंकि एग्जिट पोल, अभी सिर्फ आपके एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो अगर मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जिट पोल विन दिखा रहे हैं और क्लियर मेजॉरिटी से दिखा रहे हैं, राजस्थान में भी 2/3 मेजॉरिटी से हमारी सरकार बन रही है, तो अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के वोटरों का रुझान ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में भी चेंज आएगा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महादेव ऐप के साथ घोटाले की बात आई है, जिस तरीके से वहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स हुई है, मुझे लगता है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए और हम कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में 2/3 मेजॉरिटी से, मध्य प्रदेश में कौशल कांत जी, कल से डीके शिव कुमार को तो संकट मोचक बनाकर कांग्रेस ने लगा दिया है। उन्होंने कह भी दिया है कि हमने अपना कर्नाटक को तैयार कर लिया है, अगर विधायकों को यहाँ पर सुरक्षित रखना पड़ेगा तो हम तो रखने को तैयार हैं। बीजेपी के कौन संकट मोचन है और क्या हरियाणा या कौन सी स्टेट के लिए तैयारी हो रही है? कहां लेकर जाएंगे विधायकों को? संकट मोचन की जहां तक बात करें तो संकट मोचन की अगर हम बात करें तो हमारे लिए संकट मोचन देश की जनता है और देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नहीं, कोई रिजॉर्ट तैयार किया गया है क्या कौशल कांत जी? तो हमें संकट, कोई रिजॉर्ट तैयार किया गया है किसी स्टेट में? पूरे देश की जनता हमारे लिए, अभी तो देखिए पूरे देश की जनता हमारे लिए रिजॉर्ट का काम करेगी और जनता अगर हमारे साथ है तो लोकतंत्र में उसी की जीत होगी जिसके साथ जनता है। तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अभी कुछ घंटों की बात बती हुई है, अभी हमें इंतजार करना चाहिए, नतीजे सबके सामने आएंगे। अब क्या बोलने की बात रही, अब तो सीधे रिजल्ट आ चुका है। मतलब इतने कॉन्फिडेंट है कि विधायकों को इधर उधर लाना नहीं पड़ेगा। ये बाड़ेबंदी राजस्थान में शुरू हो रही है, इस पर एक सवाल जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बागियों को फोन मिलाना शुरू कर दिया है बीजेपी के नेताओं ने, निर्दलियों से बात करनी शुरू कर दी है। देखिए, राजनीति में सभी को साथ में लेकर के चलने की कोशिश होनी चाहिए। अगर प्योर राजनीति की बात करें, तैयारी हर चीज की होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा गया है संगठन ही सेवा, और हमारे सभी लोग एक सुदृढ़ कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हैं। तो हमें अपनी चिंता नहीं है, बट हाँ, जो जिनकी बात आप करें, निर्दलियों की बात करें और बागियों की अगर आप बात करते हैं, किसकी भी बात करते हैं, उनको अपने साथ मिलाकर चलना, यही राजनीति है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, पर हमें विश्वास है कि हमारी सरकार तीनों स्टेट में बनेगी।
ठीक है कौशल कांत जी बने रहिएगा, क्योंकि ये एक दिलचस्प चर्चा जरूर होगी प्रखर कि आखिर वो कौन कौन से रिजॉर्ट हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 5 स्टार कल्चर जो है, इसकी बात हम थोड़ा सा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अब रुझान जो आने शुरू होंगे वो भी आपको सीधे लिए चलेंगे। उन सेंटर्स पर भी हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार हम आपको विश्वसनीय खबरें दे ही रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बात करूंगा। सुनो, ये याद है जो 10 साल पहले हमने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था? क्या है ये? अरे कई साल पहले कुछ शेयर लिए थे, मगर अब तो कंपनी भी भूल गई होगी। पैसे तो डूबे ही समझो। बस तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिए ना सारे पैसे। अरे नहीं दादी, अब आप IEPF अथॉरिटी यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से ये इजीली क्लेम कर सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? लगातार 7 साल तक डिविडेंड्स और उनसे जुड़े शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स वगैरह क्लेम ना करने पे वो IEPF अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे आप IEPF फॉर्म 5 फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। ब्रेक के बाद हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद क्या? मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तो आप देख सकते हैं कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 2 पर आ गए, कांग्रेस 2 पर आ गए।
रीमा। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 4 राज्यों की मतगणना जारी है और लगातार अब हम रुझानों की बात करें क्योंकि धीरे धीरे अब रुझान आने शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 90 सीटों में से 1 सीट पर अभी बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और इस तरफ आप तेलंगाना में देखिए, एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर है कि 119 में से 1 सीट पर AIMIM इसके रुझान जो आ रहे हैं उसके फेवर में जा रहे राजस्थान हैं। में 4 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं और चारों की चारों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो टक्कर मध्य प्रदेश में शुरुआत में नजर आ गई है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के लिए शुभ संकेत नजर आ रहा है। ये पूरी तरह से ऐसा ही संकेत आगे जारी रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत जो है, ये श्री गणेश जो हुआ है राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होता दिख रहा है। बिल्कुल प्रखर। और अगर हम रुझानों की बात करें तो अगर राजस्थान में 4 सीटों पर चौंकाने वाला है, छत्तीसगढ़ का भी और राजस्थान में INC ने अगर अभी तक खाता नहीं खोला रुझानों में और बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है तो ये बड़ी बात है। और एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं कह रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ी बात है, ये जाहिर तौर बीजेपी 3 रुझान आए और तीनों की 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। और वैसे छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड रहा है, चौंकाने वाले नतीजे वो देता रहा है पिछले 2-3 चुनावों में। लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है, ये बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, लेकिन ये फिर भी एक हाँ, क्योंकि पोस्टल बैलेट को एक शुरुआती तरीके से हम कह सकते हैं। एक बार जरा नीरज के पास लिए चलते हैं आपको। नीरज हमारे संवाददाता क्योंकि रायपुर में मौजूद है। और नीरज, रायपुर में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आप देखिए रुझान लगातार हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं और जो रुझान है उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ कुछ चौंका सकता है क्योंकि 4 सीटों पर बीजेपी के रुझान उसकी तरफ जा रहे हैं और INC सिर्फ यानी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट पर। नीरज देखिए बिल्कुल, और इसी का जिक्र रमा हम कर रहे थे रीमा उस समय, और ये बताया भी था कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो आश्वस्त दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने लड्डुओं के ऑर्डर किए हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर खाने ये खबर मिल रही थी कि जो वोटिंग हुई है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है वो दिया है। जिस तरीके से यहाँ करप्शन के जो आरोप हैं वो राज्य सरकार के ऊपर लगे पीछे अब हलचल भी दिखनी शुरू हो गई है। नीरज, करप्शन से जुड़े जो लोग हैं थोड़ा सा हम शॉर्ट्स भी देखना चाहेंगे। किया था। आपके पीछे हलचल भी शुरू हो गई है। देखिए बिल्कुल हलचल शुरू हो गई है और मैं ये आपको दिखाऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आना शुरू किए हैं और ये प्रवक्ता हैं, अभी मीडिया से उन्होंने बात की है और उसके बाद अब ये काउंटिंग सेंटर की तरफ गए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता जो नीरज हम आपको अपडेट कर दें कि 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर बैठे हुए हैं। नीरज 9 सीटों पर छत्तीसगढ़ के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस जो है वो 4 सीटों पर आगे है और बीजेपी 5 सीटों पर आगे है। अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए बिल्कुल वही प्रखर हम बता रहे थे कि जो मुकाबला है वो काफी नजदीक रहने वाला है और फ्रेंडली मैच नहीं है। और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने एक दूसरे के प्रति जोर आजमाइश की थी। आप अगर देखें जो खासतौर से दुर्ग संभाग है और इसके अलावा जो बस्तर संभाग है जहां से छत्तीसगढ़ की जो राजनीति का जो रास्ता है वो निकलता है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि इन इलाकों में उनके पार्टी के नेताओं ने कैंपेन बेहतर किया था। इसके अलावा कई तरह के जो आरोप आपने बस्तर की बात की, बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था, इससे लेकर किस तरह का प्रतिक्रिया वहां पर आप जब गए तो किस तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली? देखिए बिल्कुल बस्तर संभाग में एक बड़ा मुद्दा था और आपने देखा था कि हत्या तक हो गई थी इस मामले में और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक बड़ा आंदोलन है वो भी चलाया था कि किस तरीके से जो आदिवासी समुदाय के लोग धीरे धीरे हम जरा रुझान भी दर्शकों को आप बताते चले। राजस्थान के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 5 सीटों पर बीजेपी आगे दिखती है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक। लेकिन तेलंगाना में चौंकाने वाली बात प्रखर, बीजेपी 1 सीट पर, BRS 1 सीट पर, AIMIM 1 सीट पर और कुल मिलाकर ये जो तमाम रुझान दिखाई दे रहे हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं। चार बराबर हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग जी, जो डाक पत्र हैं वो आना शुरू हो गया है और जो रुझान है वो ये कहते हैं कि 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 4 कांग्रेस के हैं। आप लोग कितने आश्वस्त हैं यहाँ सरकार बनाने को लेकर? देखिए एकदम बहुत सामान्य सी बात है कि इन्होंने जब 2018 में अपना जन घोषणा पत्र लाया था कांग्रेस में, तब इन्होंने कर्मचारियों से कहा था कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, हम आपको नियमितीकरण का पूरा करेंगे, डीए देंगे। 5 साल लगातार इन्होंने कर्मचारियों को ठगा। इनके तो मंत्री ने कहा था कि हमारी औकात नहीं है डीए देने की,
तो जनता और ये जो कर्मचारी हैं ये जानते हैं कि 5 साल इस सरकार ने क्या किया है। इन कर्मचारियों का डाक पत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखिएगा कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते जा रहा है और ये सरकार के विपक्ष में जाएगा। तो क्या लेकिन एग्जैक्ट पोल तो कुछ और बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो काफी कांटे का है और उस कांटे की टक्कर में कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त ली हुई एग्जैक्ट पोल के। नीरज एग्जिट पोल से ऊपर अब रुझान आ गए हैं। क्या कहा था 75 पार। आज भूपेश बघेल अपने भावी विधायकों की बाड़बंदी करने लगी। ये डर बताता है कि ये सरकार हार रही है। और मैं तो कहता हूँ ना, बहुत सारे एग्जिट पोल ने बताया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। अब तो एग्जैक्ट पोल आने वाला है, समय चालू हो गया है। नीरज, जो आपके साथ ये प्रवक्ता है बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। 12 से 13 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही, कांग्रेस अभी 9 ही सीटों पर दिख रही है छत्तीसगढ़ में। तो एक तरीके से एग्जिट पोल जो ये कह रहे हैं आज आ रहा है, क्या उनको उम्मीद थी ऐसी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था बीजेपी को खुद इतनी उम्मीद नहीं थी। चलिए ठीक है, विशाल बैरिस्टो के पास चलते हैं। सीटें मिलेंगी और जो बैलेट पत्र आ रहे हैं उसमें जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी शुरुआत में दिख रहा है। आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीट जीत पाएंगे और सरकार बनाने के लिए कितने नंबर हैं आपके पास? आपने कहा ना कि बैलेट पत्र तो अभी आना चालू हुआ है और जो संख्या आपने बताया 4 और 5 इस प्रदेश की 2 करोड़ के मतदाताओं के हिसाब से ये संख्या तो कुछ भी नहीं है, एकदम प्रारंभिक रुझान है। संख्या का दावा करना तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा ना एग्जिट पोल और बाकी सबका समय निकल गया। अब तो एग्जिट पोल का समय आ गया। पूर्ण बहुमत मिलेगा ये निश्चय है इस प्रदेश की, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान। इन्होंने देखा है कि 5 साल तक कांग्रेस ने कैसे धोखा किया है। बिल्कुल नीरज, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन विशाल बैरिस्टो जयपुर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि राजस्थान के रुझान भी काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल विशाल, 7 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी अभी 4 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत के दावे जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशाल, रीमा, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले एक बात मैं बहुत देर से सोच रहा था, लगता है आप राजस्थान को भूल गई। और एक जमाना था जब झालावाड़ आपका हॉट डेस्टिनेशन होता था इलेक्शन कवरेज के दौरान। ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी बैलेट पेपर्स खुले हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो जयपुर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू, ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्विस वोटर्स ज्यादा है, पैरामिलिट्री और आर्मी के वोटर्स ज्यादा है। तो अभी बैलेट पेपर्स के अंदर बीजेपी ने लीड ली है और बीजेपी हमेशा कहती रही है कि हम चुनाव में इस बार अच्छा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे 2 दिन पहले राज्यपाल से भी मिल चुकी है, उन्होंने गणेश मंदिर में जाकर पूजा भी की है। हालांकि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन वसुंधरा राजे ने अभी से अपनी कवायद शुरू कर दी है। वो पार्टी में अपने लोगों से टच में है। इसके अलावा जो बागी और निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो लगता है कि वो जीत सकते हैं, उनसे भी वो लगातार संपर्क में है। और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही देर पहले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मेरे 1 किलोमीटर पीछे काउंटिंग सेंटर है। जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ पर है। मीडिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी को भी मीडिया काउंटिंग सेंटर तक जाने की इजाजत नहीं है। 8:30 के बाद ईवीएम मशीनें का खुलना शुरू हो जाएगा और तब हमें पता चलेगा कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो लगता है, जो एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, कुछ बता रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो निर्दलीय और बागी है वो अहम भूमिका निभाएंगे और कांटे की टक्कर रहने वाली है। रीमा, राजस्थान विशाल, आपने झालावाड़ का जिक्र किया। जाहिर तौर पर झालावाड़ को तो अभी भुलाया नहीं जा सकता और वो एक अहम सीट होने भी वाली है क्योंकि वसुंधरा राजे और तमाम जो बातें हैं वो तो है ही। लेकिन एक बार कौशल कांत के पास जरा प्रखर फिर से चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान की हम बात करें और साथ ही मध्य प्रदेश में अभी तो नेक टू नेक चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें कौशल कांत जी, तो ये सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। महादेव की कृपा है और महादेव ऐप का घोटाला है जिसकी वजह से वहाँ की जनता ने शायद अपना मन बनाया है। लेकिन प्रखर जी और रीमा जी, ये बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना कि अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। 12 बजे तक पिक्चर साफ होगी, तब पूरा देश मिलकर के दिवाली मनाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में 3 बार दिवाली मननी है। एक बार मन चुकी है, एक आज शाम को बनेगी और एक जिस दिन रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में उस दिन बनेगी। तो देशवासियों को आने वाली दोनों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना और बहुत उत्साहित होना। मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए
और आगे आने वाले रुझानों का और इंतजार करना चाहिए। 1 बजे के बाद पिक्चर साफ होगी, फिर सब मिल के मिठाई खाएंगे, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। ठीक है, अभी मतलब हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो मध्य प्रदेश से जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि वो जो अनुरूप जो आपने सोचा था कि बीजेपी के अनुरूप होंगे, कम से कम उस तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं? हालांकि वो शुरुआती रुझान है, बहुत तेजी से इसमें बदलाव होगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 पर कांग्रेस आगे है। यहाँ पर बड़ी कट्टर टक्कर दिखाई दे रही। कौशल, अब देखिए जिस तरीके से वोटर जागरूक होता जा रहा है उस तरीके से अभी देखिए हिमाचल में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मतलब हुआ था, उसमें बहुत ही कम वोटों का लेस देन 1% से जीत और हार हुई थी। राजस्थान में अगर हम पिछला चुनाव देखें विधानसभा का, तो उसमें भी देखिए कि करीब कुल 1.5 लाख वोटों का फर्क था। तो बहुत ही डिफिकल्ट है आज के जागरूक वोटर के मन को भांप पाना। जब इतने सारे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं तो अभी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बस हमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीनों स्टेट में मेजोरिटी के साथ आ रही है। अब आपकी बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश रंजन पांडे जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है अमरीश जी जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए रुझानों की बात हम कर रहे हैं, रुझान आपकी स्क्रीन पर भी वहां सामने चल रहे होंगे। कांग्रेस जिस तरह के दावे कर रही थी राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, मध्य प्रदेश को, ऐसा कुछ रुझानों में अभी फिलहाल दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। It's too early to say anything, मेरा ये मानना है। मैं थोड़ी बहुत सेफोलॉजी जिसकी बात आप लोग करते हैं उससे भी जानता हूँ। अभी बहुत मतलब जल्दीबाजी होगा कुछ भी कहना। अगर मेरे हक में भी होता तब भी मैं यही कहता, और अभी मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है हमारे तरफ नहीं है, तब भी मैं यही बोलूंगा। ये मामला कुछ भी क्लियर जो है, आपको एक सही इमेज क्लियर हो पाएगा 11 बजे के बाद। तो अभी ये बहस के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं जो चीज हम लोग कह रहे हैं, लेकिन 11 बजे के बाद सही आंकड़ा आपको दिखेगा और तमाम चारों राज्यों में आपको जो दिखेगा, जो हम दावे कर रहे थे उसी के अनुकूल रिजल्ट आने वाला। अमरीश जी, ये महादेव की कृपा किस पर है? अभी बीजेपी ने दावा किया महादेव उनके साथ है, अब आप तो कहेंगे महादेव नहीं है साथ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कुछ और ही था। धर्म वो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, पर कर्नाटक में इन्होंने बजरंगबली की बात की थी और बजरंगबली ने इन्हें बहुत जोर का झटका दिया था भाजपाइयों को। तो यहाँ भी आपको दिखेगा। फिर भी मैं कहूंगा कि धर्म को राजनीति से परे रखना चाहिए। मेरे लिए भगवान मेरे आस्था का विषय है, लेकिन बजरंगबली का इन्होंने जब नाम यूज किया तो बजरंगबली किसके साथ गए कर्नाटक में सबको दिखा है। तो उनका इशारा महादेव ऐप की तरफ था सर कौशल जी, उनका इशारा अमरीश जी छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप की तरफ था, वो किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे थे। अब उनकी जो है वो उसका भी रिजल्ट आपको दिखेगा। अच्छा अमरीश जी ये बताइए, उसमें जिस आदमी को कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के जिनसे लिया गया था रुझान, उन्होंने कोर्ट में अपने बयान बदले। अच्छा अमरीश जी ये बताइए कि भले आपने माना किया गया है, तो इस बात पे अगर वो बात कर रहे हैं तो एक तो पहली बात वो कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। कानूनी आने दीजिए। ठीक है अमरीश जी, आप कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है बेटे का 100 करोड़ के वीडियो पे मैं अभी भेजूं, अभी चलाऊं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूं। 100 करोड़ 200 करोड़ का वीडियो आया था वहां मध्य प्रदेश में। मैं खुद वहां पे मीडिया सह प्रभारी था मध्य प्रदेश चुनाव के लिए, और मैं 2 महीने था वहां पे। मैंने देखा इन लोगों का कर्मकांड। देखिए वो वीडियो आया, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चंबल इलाके के अंदर बीजेपी अच्छा करती दिख रही है। और आप भले शुरुआती रुझान कहें, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अभी भी मध्य प्रदेश में बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर हो गई, 15-15 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर बीजेपी करीब डबल सीटों पर, 6 के मुकाबले 12 सीटों पर आगे। ठीक है, ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर ये रुझान नतीजों में परिवर्तित हो गए या रुझान ऐसे ही चलते रहे तो कहां गड़बड़ हो गई? ये खबरें आ रही है, जरा स्क्रीन पर जाना होगा 1 सेकंड के लिए। सीतापुर छत्तीसगढ़ से ये वीआईपी सीटें हैं जिसमें आगे पीछे कौन कौन चल रहा है ये थोड़ा सा हमें बताना होगा। गोमती साई छत्तीसगढ़ से आगे चल रही बीजेपी की कैंडिडेट है। रायगढ़ से बीजेपी के ही कैंडिडेट ओम प्रकाश चौधरी आगे चल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के रुझान इस वक्त दिख रहे हैं। उमेश पटेल छत्तीसगढ़ खरसिया से कांग्रेस पार्टी के हैं, ये आगे चल रहे हैं इस वक्त। कोटा से डॉक्टर रेणु अजीत जोगी ये पीछे चल रही है, ये एक अहम बात है। और ये कोटा से जो छत्तीसगढ़ में है वहां से पीछे चल रही है। मुंगेली से पुन्नू लाल मोहले बीजेपी के पीछे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अकलतरा जी ये भी ऋचा अमित जोगी पीछे, ये बहू है जी जोगी की, ये भी पीछे चल रही है। मतलब पूरे जोगी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन एक तरीके से उनका पूरा खानदान पीछे चल रहा है। चरणदास महंत कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के।
और ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जो रिकॉर्ड बना चुके अभी तक ना हारने का, छत्तीसगढ़ से रायपुर शहर दक्षिण से आगे चल रहे हैं। धनेंद्र साहू कांग्रेस के अभनपुर से आगे चल रहे हैं। विजय बघेल पाटन छत्तीसगढ़ आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और ये भूपेश बघेल के सामने उम्मीदवार है, पाटन से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, भूपेश बघेल इस वक्त छत्तीसगढ़ से अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और पाटन से अमित अजीत जोगी ये भी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से परिवार वहां पे दिखाई दिया था। दुर्ग ग्रामीण से छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के कवर्धा मोहम्मद अकबर कवर्धा से आगे चल रहे हैं इस वक्त। और रमन सिंह राजनांदगांव से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ये आगे चल रहे हैं। तो ये 2 सीटें अहम इस बार साबित होने जा रही है। प्रखर बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल, भतीजे को उतार दिया था। और मध्य प्रदेश के रुझान बिल्कुल आपको रोकूंगी। नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, जिनकी सीट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी। डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर इलाके से आगे चल रहे हैं। वहीं जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ अपने गढ़ में आगे चल रहे हैं। और ये उनकी सेफ सीट काफी हद तक मानी जाती थी। गोविंद सिंह राजपूत जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर के साथ बीजेपी में आए थे, सुर्खी से आगे चल रहे हैं। वही गोपाल भार्गव कद्दावर नेता, दूसरे नंबर के नेता मध्य प्रदेश में कभी रहे थे बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। नारायण त्रिपाठी मेहर मध्य प्रदेश बीजेपी, एक निर्दलीय जो उन्होंने अलग से पार्टी बनाई उससे पीछे चल रहे हैं। सीधी से रीति पाठक जो कि सांसद भी हैं, वो आगे चल रही हैं बीजेपी की। जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह ये भी सांसद हैं। तरुण जी से इनका मुकाबला है। और इनसे हमारी मुलाकात। तरुण भनोत जबलपुर पश्चिम से पीछे चल रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के। फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। वहीं रीति पाठक जो सांसद हैं, जिन्हें सीधी भेजा गया था विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, है ये प्रखर अपने इलाके में। और इसीलिए राकेश सिंह ये भी काफी दिग्गज नेता बीजेपी के, जो कि मध्य प्रदेश सांसद जबलपुर पश्चिम से। नरेंद्र सिंह तोमर ये नरेंद्र सिंह तोमर की ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिमनी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। राजकिशोर जी, ये कहा जा रहा था कि दिमनी में तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी ही सीट पाटन से शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। और कहा भी जा रहा था कि भूपेश बघेल इस बार काफी चुनौतीपूर्ण है उनके लिए चुनाव, लेकिन अपनी ही सीट से अगर वो पीछे चल रहे हैं तो ये एक चौंकाने वाला संकेत और रुझान जो है वो इस वक्त सीधे छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आ रहा है। राज्यों का जो चुनाव की जो मतगणना हो रही है, तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझानों का जो हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी खबर है। राजकिशोर जी क्या कहेंगे इस पर? राजकिशोर जी आपके पास आऊं, लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी से जो आगे चल रहे हैं उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे भूपेश बघेल, उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हैं, वो उनके भतीजे हैं जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा था। और वो अगर आगे चल रहे हैं तो एक तरीके से ये बड़ा झटका हो सकता है। राजकिशोर जी बहुत से वादे पूरे नहीं किए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रुझानों में आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। तो एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के रमन सिंह रुझानों में आगे चल रहे हैं। प्रोफेसर सुधीर सिंह, इस पे आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से जो माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जो है कांग्रेस के लिए जा रहा है, वहां पर उनके ही मुख्यमंत्री अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, ये दो अहम बातें हैं, लेकिन इसमें भी अहम बात यहाँ प्रखर सामने आ रही है। और जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी हम बता दें कि भले ही भूपेश बघेल इस वक्त पीछे चल रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश और खासकर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी 16 पर ही इस वक्त बढ़त बनाए हुए। तो भूपेश बघेल पीछे है। अमरीश रंजन जी, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चलते नजर आ रहे हैं। या अभी भी आपको भरोसा है कि अब छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा 16 और 21 का है बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में, ये पलट नहीं सकता? बस 11 बजे आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, 11 साढ़े 11 निकलने सर, जीत को या हार को क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि बस वक्त करे कुछ देर का ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो भूपेश बघेल के बिना सेलिब्रेट करेगी, केस बघेल के साथ सेलिब्रेट करेगी। चलिए अच्छा, ठीक है। हमारे साथ अब बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जुड़ गई। अनुजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुजा कपूर, रुझान जो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से चौंकाने वाले हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री खुद एक तरीके से पीछे चल रहे हैं और रमन सिंह आगे चल रहे हैं, तो ये जो दांव बीजेपी ने खेला था महादेव ऐप का, आपको लगता है कि उसका खामियाजा पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को, बल्कि सिर्फ उनके मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी ने कोई दाव नहीं खेला था, ये खुद ही इनके कांड है। हम लोगों ने कहीं किसी भी पोजीशन पे भाजपा ने ऐसी कोई काम नहीं किया था कि जहां पर किसी अननेसेसरीली किसी को प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए कि अगर भूपेश बघेल अगर ये सामने नजर आ रहे हैं सीएम जो खुद जिन्होंने काम नहीं किया, ये उसका रीजन है। क्योंकि अगर आप देखें किसानों से रिलेटेड, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, यूथ को बेरोजगारी इन्होंने जो दी है उसका सबसे बड़ा, और जो करप्शन आप जहां पर खड़े होते हैं, जिस जगह पर आपकी सरकार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, वहां पर आप करप्शन जो लेवल पर आप खड़े और कितना आपने खाया है करप्शन में, आज क्या वो जनता नहीं देखती? मोदी जी का जो गारंटी कार्ड है, क्या वो जनता नहीं देख रही है? क्या जो बूथ लेवल पर हम लोगों ने काम किया, क्या वो जनता नहीं देख रही है? क्या वो टाइम नहीं आ गया है कि सब लोग चाहते हैं कि उनके स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट हो, जो बघेल साहब नहीं कर पाए हैं, वो दिखाएं सामने? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको खुद देखिए, आपका लीडर पीछे चल रहा है, इसका संकेत है कि आप फेलियर हैं, आपने अपना काम ठीक से नहीं किया, ग्राउंड पे ठीक से आपने काम नहीं करके दिखा सके। आपकी जो ये फेलियर पोजीशन जो है, नो कॉन्फिडेंस इन बघेल के साथ है। अनुजा, मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस एग्जिट पोल के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को नजर आ रहा था, लेकिन शुरुआती रुझान है, इसके अंदर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कांटे की टक्कर होनी ही चाहिए, और अब कांटे की टक्कर नहीं रहेगी, हम लोग आगे आएंगे निकलकर, क्योंकि जनता जागरूक होती ही जा रही है। और जानते हैं, देखिए टॉयलेट हम लोगों ने बनवाए, क्या जब सुरक्षा की बात हुई तो वहां पर औरतों के लिए मोदी जी खड़े हुए? क्या आप देखिए कितनी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमने जनधन का अभियान चलाया, हमने उज्ज्वला योजना चलाई, और जो आप अगर एक पूरी अगर एक बात कहें यूथ के लिए भी, यूथ के लिए कितने स्टार्टअप्स हम लोगों ने खोले हैं। आज मोदी जी का जो चयन है पूरे विश्व भर में नजर आता है। अरे कहां आप देखिए G20 की प्रेसिडेंसी करी, हम लोग राम से लेकर चांद तक, राम से लेकर चांद तक पहुंच गए हम, ये अयोध्या बनाए, मतलब ये अनप्रेसिडेंट चीजें हैं, आर्टिकल 370। तो ये क्या सब चीजें दिखती नहीं है ग्राउंड पर? ये सब चीजें दिखती हैं। और जब सबसे बड़ी बात है, एक ग्राउंड लेवल के जो बूथ का जो कार्यकर्ता है उसका हौसला अफजाई करना, वो कांग्रेस के हाथ में नहीं है, वो कांग्रेस नहीं कर सकता, और कांग्रेस ने कभी नहीं किया। एक एटीएम की तरह यूज करते आए हैं। आप देखिए कर्नाटक का क्या हाल किया है। अरे आप फ्रीबीज की बात करते रहे, और कहां पर है आप खड़े आज? अनुजा जी, एक बेहद ही दिलचस्प, सिर्फ एक मुसलमान कम्युनिटी को खुश करने के लिए बात करते आए। दर्शकों को और आपको तेलंगाना से जो रुझान आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प है। बीजेपी एक तरीके से 5 सीटों पर उसके रुझान में आगे चल रही है, कांग्रेस 9 और बीआरएस 4 सीटों पर। बीजेपी के लिए तेलंगाना में इस तरह की बढ़त बनाना, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि तेलंगाना से तो अलग तरीके के ही रुझान आ रहे हैं बीजेपी के लिए। मैं मुबारक देती हूं अपने कार्यकर्ताओं को। मोदी जी ने जो काम किया है, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, और जो हमारे साथ जो पूरे पद अधिकारी खड़े रहे, और जनता, इससे समझ में आता है सबको। जहां हम पहले 2018 में 1 सीट पर थे, आज 4 सीट से आ गए, और अभी तो शुरुआत है। आप देखिए कि हम लोगों का जो वोटिंग शेयर है कितना मजबूत होता जा रहा है। ये देखने वाली बात है कि जो लोगों का रुझान, एक विश्वास जो भाजपा के गारंटी कार्ड पर नजर आ रहा है, जो
कहा, जिसको हम कहते हैं वॉक द टॉक, जो कहा वो करके दिखाया। आज तक का जो मैनिफेस्टो हमारा रहा है, हम लोगों ने उसको पूरा किया है, उसको ग्राउंड पर लेकर आए हैं, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, उनके एमएसपी से रिलेटेड हो, यूथ से। मैं फिर कहती हूं, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जो भी कहा है वो टिक 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 हुआ है, और आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही कि जो मुंह से कुछ बोला हो और कहीं जाकर इंडी अलायंस की तरह ये लोग सब जो इकट्ठे हो गए, एक साथ खड़े हो गए। जरा तेलंगाना से जो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अनुजा जी एक बार दर्शकों को ये बता दे, तेलंगाना की ब्रेकिंग न्यूज। तेलंगाना के रुझानों के मुताबिक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि तेलंगाना में बंदी संजय कुमार करीमनगर सीट पर आ गए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के हैं, और इनको हटाकर जी किशन रेड्डी को इस बार अध्यक्ष बनाया गया था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष काफी पकड़ रखते हैं और काफी ज्यादा लोकप्रिय है बंदी संजय कुमार तेलंगाना में। वो अपनी सीट करीमनगर से आगे चल रहे हैं। तो तेलंगाना में लगातार रुझान आगे पीछे हो रहे हैं, और उसमें बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल के लिए बहुत मुखर रहते थे, जेल भी गए, और उसके बाद कई बार इनकी गिरफ्तारी भी हुई, और उसको लेकर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल बढ़ाने से लेकर तमाम जो इनकी पॉपुलैरिटी थी उसको लेकर, राजकिशोर जी तेलंगाना को लेकर। लेकिन मैं जरा एक बार अपने संवाददाता के पास पहले चलूंगी, आपके पास आती हूं। उर्मिलेश, लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। उर्मिलेश आ रहे हैं उन शुरुआती, जी रीमा बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उन शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बना रही है, वो यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रहा है उसका एक असर दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा कि पिछले 3 से 4 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है ग्राउंड पे मेहनत की है, उस मेहनत का ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर शुरुआती रुझानों में ही बढ़त बनाई हुई है। और आज जो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा और परिणाम सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर दिखाई देगी। रिमार प्रकार बिल्कुल, देखिए बढ़त बनाए हुए हैं, और हम एक बार फिर से बता दें कि तेलंगाना के रुझान जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प हैं, और खासकर बीजेपी की पार्टी के लिए, जो इस बार पूरा डंके की चोट पर कह रही थी कि वो 2 डिजिट से आगे बढ़ेगी। और रुझानों में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये जरा हम एक बार फिर से अजय कुमार पुवाड़ा तेलंगाना में खम्मम से बीआरएस के पीछे चल रहे हैं। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पेलेर सीट से आगे चल रहे हैं, वहीं अजय कुमार पुव्वाड़ा खम्मम तेलंगाना पीछे चल रहे हैं, पेलेर से आगे चल रहे हैं पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और जोगू रमन्ना आदिलाबाद तेलंगाना बीआरएस के, ये भी पॉपुलर चेहरे हैं, वहां के काफी लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पीछे चल रहे हैं। बांसवाड़ा से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, ये बीआरएस के टिकट पर पीछे चल रहे हैं। रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष कामारेड्डी से और पीछे चल रहे हैं, ये एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन केसीआर खुद अपनी सीट से इस वक्त रुझानों के हिसाब से पीछे चल रहे हैं। अगर ये सच्चाई साबित होती है और रुझान तब्दील होते आगे, तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। तो इस बार प्रखर, एक तरफ भूपेश बघेल, दूसरी तरफ केसीआर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है वो भी पीछे चल रहे हैं तेलंगाना में। बंदी संजय कुमार आगे चल रहे हैं, बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करीमनगर से, वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस बार के नतीजे प्रखर, लगता है कि काफियों की किस्मत और काफियों का जो आगे का भविष्य है वो तय करने के लिए बहुत अहम साबित होने वाले हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे, क्योंकि अब दिलचस्प रुझान सामने आ रहे हैं और सभी पार्टियों के लिए अब जो है वो लगातार ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बदल रही है। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। ये है कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार। कॉपी करने का है ना बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुलिया पी के रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाले बना लें और जो भी टीवी पर दिखे सभी खरीद डालें। तेल, क्रीम, शैम्पू हो या चाय, जो हीरो बोले ये वही लगाएं। फिर एक दिन देखा सबने कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ 0, सब बोले सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें।
कंपनी पॉलिसी ठीक से समझे और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे। हीरो के कहने में आकर कभी ना लगाएंगे पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार हम अब रुझानों की बात कर रहे हैं और रुझान अब लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं क्योंकि ईवीएम अब खुलनी शुरू हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री केसीआर खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तेलंगाना की राजनीति में परिवर्तन ऐसा लग रहा है, उसके संकेत है कि केसीआर अगर खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे, 2 बार के मुख्यमंत्री, और दावा कर रहे थे कि इस बार वो तेलंगाना में तीसरी बार फतह हासिल कम से करेंगे। कम तेलंगाना से कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। जो अभी तक जो भी हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो अभी तक नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उसमें तेलंगाना एक है जहां पर कांग्रेस कुछ करती नजर आ रही है। बाकी जगह पे छत्तीसगढ़ में भी अब देखें हम, कांग्रेस आगे हो गई है काफी। हम देख सकते हैं कि बीजेपी जो है 25 सीट पे आगे है, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। वहीं मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर जारी है और उधर तेलंगाना में देखिए, और दिलचस्प बात यह है कि उसी सीट से केसीआर जिस सीट से पीछे चल रहे हैं, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और बीजेपी के लिए आप जो बात कर रहे हैं ना प्रखर, तेलंगाना बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर लेकर आ सकती है क्योंकि रुझानों के मुताबिक 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और अभी तक वहां पर बीजेपी एक ही सीट पर थी, कामारेड्डी सीट पर। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 7% वोट मिला था विधानसभा में, लेकिन यही वोट 2019 को लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20% हो गया था। तो एक बेस है बीजेपी का तेलंगाना में और ये नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए नीचे भी एक और ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें कि कमलनाथ अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। सतना से भाजपा के गणेश सिंह आगे चल रहे हैं जो कि सांसद है। कई सांसदों को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा था। सीधी से भाजपा की रीति पाठक आगे चल रही है, लेकिन अभी भी इस वक्त की बड़ी खबर, कामारेड्डी सीट पर बीजेपी केसीआर से आगे चल रही है। तो जरा हम अपने मेहमानों से ये जो आंकड़ा आ रहा है और ये जो रुझान आ रहा है, क्विक रिएक्शन राजकिशोर जी, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जरा मुझे तो सबसे दिलचस्प लग रहा है कि रेवंत रेड्डी, कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है जैसे तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। एग्जिट पोल भी उसके आसपास अभी जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी भी पीछे चल रहे हैं और केसीआर जो वहां के मुख्यमंत्री वो भी पीछे चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि तेलंगाना मतलब केसीआर पर्याय हो गए थे उसमें। जनता निश्चित तौर पर किसी को भी कभी पूरी तरह के लिए गारंटी नहीं देगी। आपको परफॉर्म करना होगा। ये नतीजे शुरुआती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी और तेलंगाना का निर्माता अगर अपने आप में पीछे चल रहा तो आप समझ लीजिए कि जनता बेसब्र है और वो तुरंत आपको अपनी जगह दिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप प्रदर्शन नहीं कर पाते। सुधीर जी आपके पास है, लेकिन 1 मिनट के लिए अनुजा कपूर, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुजा कपूर, हम जो तेलंगाना की बात कर रहे थे, तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर खुद पीछे चल रहे हैं और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जो आपके कामारेड्डी से वो आगे चल रहे हैं। ये क्या संकेत की तरफ इशारा है? अनुजा कपूर, संकेत यही है कि भाजपा लोगों के दिलों में उतर चुकी है। मूड जो है भाजपा का वहां पर प्रचंड, मैं कहूंगी कि बहुमत के साथ चाहे ना हो, पर सीट जो हमारी मजबूत हुई है ग्राउंड लेवल पर। हम लोगों ने, अगर आप ना भूले तो हम लोगों ने जो इनका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टाइम जो था उसके अंदर भी हम लोगों ने जीत हासिल करी थी। और कई बार ऐसा रहा है कि हम लोगों ने अपनी अपनी जो कहीं जो बाईपोल इलेक्शंस हुए हैं वहां पे भी हम लोगों ने जीत हासिल करी है। तो ये एक बात का सीधा संकेत देता है कि तेलंगाना में भले हमारी सीट ना इतनी आए, पर जो प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। जहां 1 सीट से आज 6 सीट पर हम खड़े हैं। केसीआर जिन्होंने उनकी बेटी लिकर केस के अंदर पकड़ी जा रही हैं, जहां पर केसीआर जब चुनाव लड़कर आए थे तो एक घमंड के साथ आए थे और एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आए थे। ये जो उनकी एरोगेंस है ना, वो उनके सामने नजर आ रही है और अपनी एरोगेंस की वजह से ये केसीआर जो है आज यहां पर अपनी हार
दिखा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि मैं फिर कहती हूँ कि जब एक जनता जनार्दन ऐसे नहीं कहा जाता, इसीलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो प्रधान सेवक है, वो क्योंकि लोगों के लिए काम किया है उन्होंने। और केसीआर ने क्या काम किया है, सिर्फ लूट के खिलाफ कितना डेट इन्होंने अपने टाइम पर पूरे तेलंगाना के ऊपर कितना रखा इन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा, कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो एक आम जनता है वो कहां जाके खड़ी होगी। कांग्रेस हो, केसीआर हो, सबने एटीएम बनाया है अपने अपने प्रदेश को, और ये इतना नुकसान इनके लिए करने जा रहा है कि आगे की जो जनता है वो इनको माफ नहीं कर रही। अनुता जी, मैं रोकना चाहूंगा। सुधीर जी, ये बताएं आप कि पीएम मोदी ने खास फोकस किया था तेलंगाना में, 8 चुनावी सभाएं की थी और अमित शाह जी ने कम से कम 17 यहां पर रैलियां करी। तो क्या ये इसका असर अब दिखाई दे रहा है तेलंगाना में? हालांकि सीट 6 है, अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से 39 में से 6 सीटों पर आ गई, ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक सीट पर बीजेपी थी तो अब 7 दिखा रहा है। हाँ, अब 7 हो गया। तो मुझे लगता है डबल डिजिट में बीजेपी जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है तेलंगाना में, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए कि लोकसभा में 4 सीटें थी 2019 में, विधानसभा में 1 थी, मंत्री भी वहां से केंद्र, हालांकि 1 सीट थी लेकिन वो 2 बाई इलेक्शन जीत कर 3 हो गई। 3 हो गई थी। तो बेस थोड़ा सा बढ़ेगा और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, लेकिन जो केसीआर हैं वो एंटी इनकम्बेंसी से बुरी तरह से शिकार हैं और मुझे लगता है कि शायद उनकी पार्टी हार जाए। लगातार ये खबर लगातार आ रही है कि कामारेड्डी सीट से बीजेपी लगातार आगे चल रही है और केसीआर लगातार पीछे चल रहे हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी इसे पीछे, लेकिन छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल अभी तक पाटन सीट पर पीछे ही चल रहे हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार विजय बघेल हैं, उन्हीं के परिवार से आते हैं भूपेश बघेल के, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं और वो इस सीट से भूपेश बघेल को तगड़ी मात देने की तरफ ये बात नोटिस करने वाली बात है कि भूपेश बघेल की जो बॉडी लैंग्वेज थी पिछले, जब से वो सत्ता में आए हैं, एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी चाल ढाल में नजर आती थी। लेकिन ये जो जिस तरह से पाटन सीट से वो पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए। बिल्कुल सेटबैक होगा। अगर ये इसी तरह से ट्रेंड बना रहा, आगे रहा, तो ये छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के अंदर ही बड़ा भूचाल ला सकता है। बिल्कुल ला सकता है। और देखिए, जिनके बारे में भूपेश बघेल ने बोला था, विजय बघेल जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके बारे में भूपेश बघेल कहते थे कि कोई भी आकर अगर कह दे उसके नाम के आगे बघेल है, कोई दूर का रिश्तेदार कह दे कि वो मेरा भतीजा है, शायद इस तरह की बात की थी जो आपने इंटरव्यू लिया था उनका, भूपेश बघेल का। बड़े हल्के में लेता हूँ, लेकिन यही है राजनीति कि हल्के में लेने वाले उनको अभी मात दे रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी पाटन सीट से भूपेश बघेल का 1 या 2 राउंड में भी पीछे होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं 75 के पार ले जाऊंगा कांग्रेस को, अब की बार 75 के पार वो खुद अपनी सीट पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। और दिलचस्प ये होगा कि सरगुजा के आंकड़े क्या आते हैं, टीएस सिंहदेव क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये इस पर भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति भविष्य की निर्भर करेगी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब वो महाराज हैं वहां पर, बिल्कुल, इसीलिए कांग्रेस ने शायद सहानुभूति भी है उनके लिए और समझा, और ये लगता था कि महाराज के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल, महाराज के साथ अन्याय, लेकिन एक तरीके से उन्होंने खुद भी, जो बीच का गेम हुआ भूपेश बघेल के साथ, उन्होंने खुद ही गिव अप भी कर दिया और एक बीच का रास्ता निकला। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्रखर और मैं और हमारे और मेहमान लगातार जुड़ते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे दूसरे सहयोगी अशोक और ऋतु अब आपको आएंगे और चुनावी जो रुझान और नतीजे लगातार आ रहे हैं उनके बारे में लगातार अपडेट देंगे। फिलहाल कुछ देर के लिए प्रखर और मुझे दीजिएगा इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक। भारतीय संस्कृति ने हमेशा हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। भारत सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगातार नई से नई सेवाएं और अवसर ला रही है। इसी कड़ी में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ने 75 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र वाले सभी निवेशकों के लिए स्पेशल सेवा की शुरुआत की है। IEPF समय समय पर देश के विभिन्न राज्यों में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SMS सर्विस द्वारा, अखबारों में संदेश देकर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एवं टीवी और रेडियो के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सही निवेश और फ्रॉड स्कीम से अपना धन बचाने की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा उनकी सुविधा के लिए निवेश की सही जानकारी और क्लेम का स्टेटस जानने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा सा काम कर रहा हूँ। कौन सा काम पापा? मेरे कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, उनका क्लेम लेना है, तो उन्हीं का फॉर्म भर रहा हूँ। लेकिन पापा, क्या इसके लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे? किस जमाने में जी रहे हो बेटा, ये डिजिटल इंडिया है,
सब काम ऑनलाइन होता है। और अपना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी भी डिजिटल हो गया है। और यही नहीं, 75 वर्ष के सभी निवेशकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे घर बैठे बैठे आप अपने क्लेम का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दादाजी, क्या मैं भी आपके साथ कर लूं? हो गया। निवेशक शिक्षित तो निवेश सुरक्षित। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।